हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद है पीछे जो सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो डाला गया था आप लोग देखे होंगे, उससे आप लोग को फ़ायदा हुआ होगा। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलने से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी न किसी फॉर्म में हम लोग देखे हैं या पीछे क्लास में पढ़े हैं। जब हम बोले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इसमें दो टर्म यूज किया गया है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। तो अगर एक लाइन में अगर हमें बोलना हो तो सीधे बोलेंगे केमिस्ट्री रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा से संबंधित रसायन। जब हम विद्युत धारा से संबंधित रसायन, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड केमिस्ट्री बोले तो इसमें दो तरह का फेनोमेनन हो सकता है। एक वैसा रिएक्शन जिसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और दूसरा वैसा केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी द्वारा कराई जाती है। मतलब both types of phenomenon can take place. First takes place in electric cell. Chemical energy is converted into electrical energy in an electric cell. Second, electrolytic cell, in which electrical energy is converted into chemical energy or chemical change. तो इसको हम लोग अब लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री हम वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही बना रहे हैं ताकि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट को इससे बेनिफिट हो, एक साथ ही दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको पढ़ सके। तो अपना लैंग्वेज पे आप अपना फोकस कीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो टर्म से बना। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रो और सेकेंड टर्म है केमिस्ट्री। इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो बोलेंगे हम लोग वैद्युत रसायन। जब इलेक्ट्रो बोले इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री तो है ही केमिस्ट्री। मतलब अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन इसको हम अब डिफाइन कर लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड केमिस्ट्री क्या होता है, तो लिखते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the chemical reactions which produce electricity as well as the reactions which are carried out by इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हो।
is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी वाले के लिए बोल दे, रसायन का वह शाखा जिसमें विद्युत धारा द्वारा या विद्युत ऊर्जा द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं नीचे लिखेंगे और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह का फेनोमेनन है, एक केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा द रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों तरह के फेनोमेनन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं फटाफट। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विद्युत रसायन में दो तरह का फेनोमेनन पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कराते हैं, वो एक पार्ट है, और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो दूसरा पार्ट है। तो एक है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सेल। इसमें क्या होता है, तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये है विद्युत सेल वाली फेनोमेनन, और ये है विद्युत अपघटनी सेल वाला फेनोमेनन। ये दो तरह के फेनोमेनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, यह एक वैसा युक्ति है, यंत्र है। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी is converted into electric energy to produce electric current। वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ओके, इसमें क्या कहोगे, उल्टा होता है इसमें, अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी या टू कैरी टू, ऐसे लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो याद करने में आसान होगा, उल्टा अपोजिट बोल देंगे तो वास्तव में इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं, देखेंगे इसके बारे में भी। चलो इसको हिंदी वाला को भी बोल देते हैं। विद्युत अपघटनी सेल वह युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये दो अलग अलग फेनोमेनन है, लेकिन दोनों फेनोमेनन में एक कॉमन चीज है। क्या है कॉमन? तो दोनों में ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स, इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है और इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन।
अवकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों में ही होती है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? तो इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः प्रवर्तित। इसमें क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया संपादित होती है इसमें, और इसमें चेंज इन गिव्स एनर्जी जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, इसमें आ जाए, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कॉमन है कि दोनों में रिडॉक्स होगा, लेकिन इसमें स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः प्रवर्तित होता है, खुद होता है, अपने आप होता है। सिंपल वे में बोला जाए तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस है, अस्वतः प्रवर्तित है। इसका मतलब कि यह तब तक नहीं होगा जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे, खुद नहीं टेक प्लेस करेगा ये। इसको हम लोग आगे देखेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है ये, ठीक है। और इसका जो चेंज इन गिव्स एनर्जी होगा पॉजिटिव होगा। ये दो फेनोमेनन है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा इलेक्ट्रिक सेल को समझते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी समझ लेंगे। इसको मिटा दिया जाए। इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी देकर केमिकल रिएक्शन कराया जाता है या केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। चलो, दोनों में ही कॉमन बात है कि दोनों में ही रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन होता है, दोनों में ही। फर्क है कि इलेक्ट्रिक सेल में स्पॉन्टेनियस होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये क्लियर होगा? चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम एक इलेक्ट्रिक सेल को समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक सेल, ऐसे तो अलेसांद्रो वोल्टा ने बनाया था इलेक्ट्रिक सेल, जो पहला एप्लीकेशन में आया था, यूज में आया था। उसी अलेसांद्रो वोल्टा का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो अभी हम लोग लिखते हैं। इसको शायद थोड़ा बहुत जानते होगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये हम दो बर्तन लिए हैं। इस बर्तन में हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं सेल के लिए, इलेक्ट्रिक सेल के लिए या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है, विद्युत अपघट्य जो आयन में डिसोसिएट हो सके। तो इसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं और इसमें एक कॉपर का प्लेट भी डुबा दिए हैं। ओके, चलो एक दूसरा बर्तन है, इसमें हम लोग जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं और इसमें जिंक का प्लेट डुबा दिए हैं। गुड। ये गैल्वेनिक सेल का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोड्यूस एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम लोग लिख लेंगे ना हो तो पहले समझते हैं रिएक्शन कैसे होगा, क्या हो रहा होता है इसमें। तो हम दो बर्तन लिए हैं, एक बर्तन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर का प्लेट डाल दिए हैं। दूसरे बर्तन में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें जिंक का प्लेट डाल दिए हैं। और दोनों बर्तन से इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर हो सके, इलेक्ट्रोलाइट इजीली, इसके लिए हम एक यू शेप वाला ट्यूब जोड़ देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं यू शेप वाले ट्यूब से। इस ट्यूब में जेली लाइक मटेरियल भरा होता है, इसमें इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, क्या बोलते हैं इसको? लवण सेतु। सेतु काम किया, ये चूंकि आयन को लाने ले जाने के लिए काम आता है। इसमें वास्तव में सॉल्ट ब्रिज क्यों कहें कि इसमें सॉल्ट डला होता है, ये पोटेशियम क्लोराइड है या पोटेशियम सल्फेट है या पोटेशियम सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट है या अगर जैसा जेली लाइक मटेरियल डाला होता है। ध्यान रखना है कि वो मटेरियल इसमें होता है जिससे आयन तो ट्रांसफर हो लेकिन रिएक्ट ना करे, ठीक है। इसको हम लोग बोल दिए लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज। चलो
ये दो पार्ट है सेल का, हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट मिलकर सेल बनाएगा। अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होगा, तो इसमें जिंक का प्लेट है, तो जिंक का प्लेट क्या होगा, सॉल्यूशन में आएगा। सॉल्यूशन में आएगा तो क्या बना लेगा, जिंक कटायन। जिंक कहाँ आ रहा है हमारा, सॉल्यूशन में आ रहा है, और क्या बना रहा है ये, तो जिंक कटायन बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडेशन। इसमें यहां लिख देते हैं और अगर क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब इस वाले प्लेट में, जिंक वाले प्लेट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और उसको देखते हैं थोड़ा, उस वाले रिएक्शन, उसके रिएक्शन को हम लिख रहे हैं। इसमें कॉपर कटायन जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर कटायन है। ये कॉपर कटायन क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और क्या बन गया, कॉपर। कैसे, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो, रिडक्शन। पीछे क्लास में पढ़े होगे ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में। ये हो गया अवकरण और ये हो गया ऑक्सीकरण। तो देखिए ये दोनों को एक साथ देखा जाए तो क्या बोलोगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हुआ, तो इसको बोले हम रेडॉक्स। ठीक है, तो ये प्लेट जो है ध्यान से समझोगे, ये जिंक कहाँ आया, सॉल्यूशन में, तो प्लेट धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। और ये कॉपर आया यहाँ डिपॉजिट हुआ, तो प्लेट बड़ा हो रहा होगा, मोटा हो रहा होगा। अब जब ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा तो इस प्लेट के ध्यान से देखोगे कि कॉपर का क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और क्या बना लिया, कॉपर। अब जब कॉपर बना लिया तो ये रिडक्शन हो रहा है। अब जब रिडक्शन हो रहा है, कॉपर कटायन से कॉपर बनाया, ध्यान से समझोगे, कॉपर कटायन क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो क्या बन गया, कॉपर बन गया। जब ये प्लेट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्लेट से लॉस हुआ, तो इस पर कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं कैथोड। और ये क्या कर रहा है, तो ये यहां आकर के जब इसमें आया तो क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जो सॉल्यूशन वाला है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो जिंक इसमें आया और इलेक्ट्रॉन इस पर गया, तो इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। इसको बोलते हैं हम लोग एनोड। इसमें मेटल से, प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो कुछ लोग को लगा होगा कैथोड पॉजिटिव कैसे हो गया, कुछ का कॉन्सेप्ट, कुछ विद्यार्थी का ऐसा कॉन्सेप्ट, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा कुछ नहीं है। कैथोड या एनोड नेगेटिव या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कैथोड वो होता है जहां रिडक्शन हो और एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन हो, ये याद रखना है। इसको हम लोग आगे डिफिनीशन में भी नोट कर लेंगे, ऐसे तत्काल समझने के लिए जान ले। ये कैथोड कौन, जहां रिडक्शन हो, और एनोड कौन, जहां ऑक्सीडेशन हो। तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। अब इसको अगर हम कोई कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर देते हैं, सपोज, चलो एक बल्ब जला लो, इससे दिमाग का बत्ती भी जल जाएगा। एक बल्ब जोड़ दिए इससे, ये बल्ब जलने लगेगा। तुम लोगों का भी दिमाग का बत्ती जलना चाहिए। जब ये बल्ब जला तो वास्तव में कैथोड टू एनोड करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट। और एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा, क्लास 10 से भी जानते होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, वास्तव में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तार से होकर इस सर्किट में हो रहा है, और आयन का मूवमेंट इस ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज से हो रहा है। इसमें आयन ट्रांसफर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है किसी गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। गैल्वेनिक सेल को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो कहोगे द इलेक्ट्रिक सेल in which chemical energy of redox reaction is
converted into electric energy is called गैल्वेनिक सेल। ठीक है, विद्युत सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलो एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पे। अभी देखिए, किसी को लग रहा होगा कि कॉपर प्लेट जो है वो कैथोड है और जिंक प्लेट एनोड है। जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ऐसा क्यों? क्या कॉपर हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है, जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का जो नेचर है वो रिस्पेक्टिव होता है, रिलेटिव होता है, एक दूसरे से, दूसरे पे डिपेंड करता है। एक का कैरेक्टर दूसरे पे डिपेंड करता है, वो किसके साथ है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए एक पैरामीटर है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे समझ लेते हैं कि जब तुम बड़े भाई हो और तुम्हारे साथ छोटा भाई है तो उसके पीछे बड़ा भाई जो है वो खर्च करेगा। लेकिन जब तुम अपने फादर के साथ होते हो तो वहाँ कौन खर्च करता है? तुम ही खर्च करते हो या तुम्हारे फादर। वहाँ कंडीशन चेंज हुआ तो खर्च करने वाला कौन हो गया? फादर हो गए। तो डिपेंड करता है कि तुम किसके साथ हो, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम खर्च करोगे या तुम्हारे साथ वाला खर्च करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन देगा और इलेक्ट्रॉन कौन लेगा ये डिपेंड करता है कि किसके साथ है वो। ठीक है, ये रिलेटिव कैरेक्टर होता है। तो ये बात भी क्लियर है। इस कंडीशन में जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो हम लोग अभी देखे हैं इसको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल होंगे, वो एक दूसरे से रिलेटिव होंगे। अब सवाल है कि हम कैसे समझें कि इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा। तो इसके लिए एक टर्म होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ लोग के लिए 11th क्लास में ये टर्म भेंट हुआ है, कुछ लोग के लिए नया होगा अगर मिस किए होंगे क्लास 11th वाले तो उसको हम लोग जान लेते हैं। इसको हम मिटा दें, चलो उसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लें एक शॉर्ट नोट में। हम कैसे जाने कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, हो सके तो याद कर लोगे। हम इसको लिख दें यहां पे, लीली के कार न मांगो और जन। मतलब लिली का कार सब कोई नहीं मांगो। ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद फिर लिख लेते हैं कर फिर कूद नहीं सुन। कर फिर कूद नहीं सुन, मतलब फिर कूदो मत, सुनो। है कुआं इधर आज, है कुआं इधर आज। पारा ब्रेड कल गोल्ड फिश। इसको लिख देते हैं फिर से याद करने के लिए। लीली मतलब लिथियम, के पोटेशियम, का कैल्शियम, ना मैंगो मैग्नीशियम, और मतलब सब कोई एल्युमिनियम, जन मतलब लोग। कर फिर कूद नहीं मतलब अब कूदो नहीं सब, सुनो। है कुआं इधर आज, आज इधर कुआं है, कूदो तो नहीं। पारा ब्रेड कल गोल्ड फिश। पारा मरकरी, ब्रेड मतलब ब्रोमीन, कल मतलब क्लोरीन, गोल्ड सोना और फिश फ्लोरीन। तो ये तुम्हारा
अब इसको चाहो तो इस ऑर्डर में अरेंज कर लो, या इस ऑर्डर में चाहो तो अरेंज कर लो। हम इस ऑर्डर में अरेंज कर दे रहे हैं, उल्टा यहां से जब ऐसे कर लिए तब इससे अरेंज कर लो। फ्लोरीन, तब गोल्ड, क्लोरीन, ब्रोमीन, मरकरी, सिल्वर, आयोडीन, कॉपर, हाइड्रोजन, टीन, निकेल, कैडमियम, आयरन, क्रोमियम, जिंक, थोड़ा और ऊपर से लिख देते हैं ना, चलो ठीक है, एल्यूमिनियम, सोडियम, यहां लिख देते हैं, फिर कैल्शियम, पोटेशियम और लिथियम। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का सीरीज है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीरीज है, हायर टू लोअर। हायर टू लोअर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां रिडक्शन जोड़ दे, ये सब रिडक्शन के लिए, अवकरण के लिए दिया हुआ है। चलो इसका मतलब अब समझते हैं, ये इस बेसिस पे याद कर सकते हो, ये हमारा सीरीज हो गया एक तरह से, इससे हमारा काम, बहुत सारा काम चल जाएगा। अब इसमें जो नीचे होगा ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो ऊपर वाला है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब नीचे की तरफ जब आओगे तो ऑक्सीडाइजिंग, यहां लिख देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ, ये सबसे कम होगा। और अगर रिड्यूसिंग पावर का बात आए तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा, तो नीचे वाला रिड्यूस करेगा, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज करेगा। तो ध्यान से समझ लेना इसको थोड़ा, तुम लोग नीचे की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका, फ्लोरीन का, सबसे कम किसका, तो लिथियम का। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा लिथियम। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे प्रबल अवकारक, प्रबलतम, सबसे प्रबल कौन हो गया हमारा, लिथियम। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। तो जो नीचे है वो अवकारक है, मतलब वो रिड्यूस करेगा दूसरे को, रिड्यूस करेगा कहने का मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ठीक है। और जो ऊपर वाला है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन देगा, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अभी हम लोग देखे थे जिंक और कॉपर था, तो देखो तो कॉपर यहाँ पे है और जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखे थे अभी, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसे क्लियर हो गया। तो चलो एक इक्वेशन देखते हैं। अगर ऐसा केस हो, अब तय कर सकते हो, हम एक लिख रहे हैं यहाँ पर, सपोज करो कि दो बर्तन है उसे ही, इसमें हम डाल दिए कौन सा, तो चलो एल्युमिनियम वाला प्लेट, चलो इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हम कौन डाल दिए, तो मैग्नीशियम वाला प्लेट। अब देखो तो इसमें कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जो नीचे में है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। एल्युमिनियम दिखा, यहां पे है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम छूटा है क्या, एल्युमिनियम के पीछे नीचे होगा मैग्नीशियम छूटा है, तब होगा सोडियम। हाँ, तो मैग्नीशियम नीचे में है, एल्युमिनियम ऊपर में है, तो नीचे वाला क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मतलब मैग्नीशियम क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा मैग्नीशियम कटायन। और जब इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, एनोड। और एल्युमिनियम क्या करेगा, तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बैलेंस करेंगे बाद में अपना, केवल समझना है हमको कि इलेक्ट्रॉन लॉस किसके द्वारा होगा और गेन किसके द्वारा होगा। तो जाहिर है कि एल्युमिनियम ऊपर में है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा एल्युमिनियम, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब रिडक्शन हुआ, तो बन जाएगा कैथोड। मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे है वो क्या करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
और जो ऊपर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब एनोड का काम करेगा, जो ऊपर है इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब वो कैथोड का काम करेगा। ये क्लियर है? तो इस बेसिस पे हम किसी गैल्वेनिक सेल में होने वाले रिएक्शन को समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं। तो इस टॉपिक को, वीडियो को आज बड़ा नहीं कर रहे हैं, आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके।